हेलो स्टूडेंट्स, बी आर स्कूल कोसरना के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुल आवेशों के मध्य बल तथा अध्यारोपण सिद्धांत के बारे में। इसके नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आखिर बहुल आवेशों के मध्य बल क्या है और अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। तो अभी तक हमने पढ़ा था कूलॉम का नियम। तो कूलॉम के नियम में हमने कितने आवेश लिए थे? दो स्थिर आवेश लिए थे, दो स्थिर आवेश। अब बात ये आती है कि दो स्थिर आवेश से ज़्यादा आवेश होंगे तो उनके मध्य बल किस प्रकार से लगेगा। तो उसका जो समस्या है, उसका रिजल्ट भी यहीं से आता है कि जो कूलॉम का नियम है उसके द्वारा जो बल लगता है वो बल होता है अन्योन्य बल। अन्योन्य बल। अब इस अन्योन्य बल का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप समझने के लिए एग्जांपल देख सकते हैं कि अगर मेरे पास एक आवेश है Q0, ये Q1 है। इस Q1 के कारण इस पे जो लगने वाला बल होगा वो होगा F01 वेक्टर। अगर मेरे पास Q2 है आवेश और इसके कारण इसके ऊपर लगने वाला बल होगा F02 वेक्टर। तब अन्योन्य बल का मतलब क्या है कि इस Q1 के कारण Q0 पे जो बल लग रहा है, जो कि ये है, इसके ऊपर इस Q2 के कारण कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस Q2 के कारण इस F01 वेक्टर यानी कि Q1 के कारण जो Q0 पे जो बल लग रहा है उस पर Q2 कोई प्रभाव नहीं डालेगा। यानी कि अगर हमारे पास दो आवेश होते हैं तो दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल पर अन्य आवेश कोई प्रभाव नहीं डालता है। कोई प्रभाव नहीं डालता। इसी को हम क्या बोलते हैं? अन्योन्य बल बोलते हैं। अन्योन्य बल का मतलब है कि दो आवेशों के मध्य ऐसा बल जो किसी अन्य आवेश के कारण प्रभावित नहीं होता है। तो अब हम अन्योन्य बल की बात कर लेते हैं। तो अन्योन्य बल होने के कारण ही हमारे पास क्या लगता है? अध्यारोपण का सिद्धांत लगता है। तो हम देखते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। अध्यारोपण के सिद्धांत में क्या होगा कि एक स्थिर बिंदु आवेश पर क्या होगा? एक स्थिर बिंदु आवेश पर अन्य स्थिर बिंदु आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल, जो परिणामी बल होगा, उस आवेश पर अन्य प्रत्येक आवेशों के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है कि अगर एक स्थिर बिंदु आवेश है तो एक स्थिर बिंदु आवेश पर अन्य स्थिर बिंदु आवेशों के कारण जो बल लगने वाला है, जो परिणामी बल होगा, वो उस आवेश पर अन्य प्रत्येक आवेशों के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होगा। तो अब हम इसका डेरिवेशन देखते हैं। डेरिवेशन से आपको ये भाषा और आसानी से समझ में आ जाएगी। तो अध्यारोपण के सिद्धांत को समझने के लिए, इसका डेरिवेशन देखने के लिए हम यहाँ पे एक डायग्राम बना रहे हैं। यहाँ पे आप देखिएगा, एक त्रिविमीय निर्देशांक लिया मैंने। अब यहाँ पर हमने एक आवेश लिया है Q0। ये स्थिर बिंदु आवेश है, बाकी के भी सब स्थिर बिंदु आवेश है। और ये हमने लिया है निर्वात में। किस में लिया हमने? निर्वात में। ये चीज़ याद रखिएगा, ये निकाय निर्वात में है। तो यहाँ पर Q0 के ऊपर Q1 के कारण लगने वाला बल क्या होगा? F01 वेक्टर। Q2 के कारण लगने वाला क्या बल होगा? F02
वेक्टर। इसी प्रकार से Q3 होगा, Q4 होगा, Q5, आप चाहे जितने आवेश ले सकते हैं। मैंने ज़्यादा आवेश इसलिए नहीं लिए ताकि आपको इजीली समझ में आ सके और आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगे डायग्राम। तो मैंने Q1 Q2 ही लिया, आप चाहे तो Q3 भी ले सकते हैं। फिर मैंने Qn ले लिया, यानी कि हमारे पास n स्थिर आवेश है, तो nवा होगा तो वो इसके ऊपर बल लगाएगा और इसको हम लिखेंगे F0n वेक्टर। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इनका स्थिति सदिश क्या होगा। तो स्थिति सदिश के बारे में हमने पढ़ रखा है कूलॉम का सदिश निरूपण में। तो यहाँ पर ये Q0 है तो इसका स्थिति सदिश होगा R0 या R0 वेक्टर, Qn के लिए Rn वेक्टर, Q2 के लिए R2 वेक्टर और Q1 के लिए लिख देंगे R1 वेक्टर। तो ये चीज़ हमने कहाँ पढ़ रखी है? ये चीज़ हमने कूलॉम के सदिश निरूपण में भी पढ़ रखी है। तो हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं और इसका डेरिवेशन देखते हैं। तो हमने क्या किया है कि एक स्थिर बिंदु आवेश लिया है, एक स्थिर बिंदु आवेश, स्थिर बिंदु आवेश, एक स्थिर बिंदु आवेश कौन सा लिया हमने? एक स्थिर बिंदु आवेश लिया है Q0। अन्य स्थिर बिंदु आवेश कितने लिए हमने? n। अन्य स्थिर बिंदु आवेश कितने लिए हमने? Q1 Q2 से लेते हुए Qn तक। कितने लिए हैं? Qn तक, यानी कि n आवेश लिए हैं। कितने आवेश लिए हैं? n आवेश। ठीक है, तो Q1 के कारण Q0 पर लगा बल वो क्या होगा? F01 या F01 वेक्टर। इसी प्रकार से Q2 के कारण Q0 पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा? F02 वेक्टर। इसी प्रकार से Q3 के कारण Q0 पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा? F03 वेक्टर। इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं Qn के कारण Q0 पर लगने वाला बल हो जाएगा F0n वेक्टर। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं कि Q0 का स्थिति सदिश है आपके पास। Q0 का स्थिति सदिश आपके पास क्या है? R0 वेक्टर। Q1 का स्थिति सदिश क्या है? R1 वेक्टर। Q2 का स्थिति सदिश क्या है? R2 वेक्टर। इसी प्रकार से आप जा सकते हैं Qn तक। तो Qn का स्थिति सदिश क्या होगा? Rn वेक्टर। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि Q1 के कारण, अब हम डेरिवेशन देखते हैं, आप ठीक ढंग से देखिएगा। Q1 के कारण Q0 पर लगा कूलॉम बल। तो F01 वेक्टर, अब ठीक ढंग से देखिएगा मैं इसको कैसे लिख रहा हूं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट हमने क्यों लिखा? क्योंकि ये निकाय निर्वात में है। समझ में आ गया आपको? अब है आवेश कौन सा है? एक तो है Q0 और एक है Q1। तो ये लिख दिया। नीचे क्या आता है? दूरी का परिमाण का स्क्वायर। तो R01 वेक्टर का स्क्वायर, मॉड का स्क्वायर। मॉड क्या होता है? परिमाण होता है। अब यहां क्या लिखेंगे? R01 क्या? तो ये चीज मैंने कहां से लिखी है? ये चीज मैंने लिखी है कूलॉम के सदिश निरूपण से। कूलॉम का जो नियम था उसका सदिश निरूपण हमने देखा है, उसमें यही चीज थी। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो पहले आप कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण जरूर देखें, तभी आपको ये चीज समझ में आ सकती है कि मैंने कैसे लिखा है। इसी प्रकार से आप भाषा आप खुद लिख लीजिएगा क्योंकि जगह कम है। Q2 के कारण Q0 पर लगा कूलॉम बल, यहां पर आप भाषा लिखिएगा। Q2 के कारण Q0 पर लगा बल वो हो जाएगा F02 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा Q2 अपॉन मॉड R02 वेक्टर का स्क्वायर और ये हो जाएगा R02 कैप। ठीक है, इसी प्रकार से Q3 के लिए हो जाएगा, इसी प्रकार से Q4 के लिए। तो हम लास्ट में जा रहे हैं Qn के लिए। तो Qn के लिए क्या हो जाएगा? F0n वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Qn मॉड R वेक्टर में क्या लिखेंगे यहाँ पर? 0n स्क्वायर R0n, यहाँ हो जाएगा कैप। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई क्या? वापस देख लीजिए, हमने क्या किया है? एक स्थिर बिंदु आवेश लिया है Q0, उसके अलावा हमने
n स्थिर बिंदु आवेश लिए हैं जो कि हैं Q1, Q2, Q3 से लेकर Qn तक। Q1 के कारण जो Q0 पे जो बल लगेगा वो होगा F01 वेक्टर, Q2 के कारण होगा F02 वेक्टर। अगर हम 3 ले रहे हैं तो Q3 के लिए हो जाएगा F03 वेक्टर। तो हमने n तक लिए हैं तो n के लिए हो जाएगा F0n वेक्टर। इनके स्थिति सदिश भी मैंने लिख दिए हैं। ये स्थिति सदिश कैसे निकालते हैं और क्या होते हैं ये सब हमने पढ़ाया है कहाँ पर, कूलॉम के नियम का जो सदिश निरूपण है वहां पर हमने ये देखा है। तो Q1 के कारण Q0 पर जो कूलॉम बल लगेगा उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया और इसी प्रकार से Q2 के कारण, Q3 के कारण, Q4 के कारण होगा तो यहाँ पर मैंने Qn तक लिख दिया है। तो अब इस Q0 पर जो परिणामी बल होगा, Q0 पर क्या होगा, परिणामी बल, परिणामी बल, तो उसको मैं लिखूंगा F0 वेक्टर इज इक्वल टू F01 वेक्टर प्लस F02 वेक्टर प्लस F03 वेक्टर। अगर 4 होता है आप लिखना चाहते तो 4 लिख सकते हैं, डॉट डॉट करके F0n वेक्टर। ठीक है, जो परिणामी बल होगा वो इनके योगफल के बराबर होगा। हमने ये अभी पढ़ा था, कहां पढ़ा था, अध्यारोपण के सिद्धांत में जब हमने भाषा देखी थी, क्या देखी थी कि उसमें जो परिणामी बल होता है वो अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। अलग अलग बल है और उनका सदिश योग है वो किसके बराबर होता है, परिणामी बल के बराबर होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान रखेंगे, तो मान रखते हैं, तो मान रखने पर आप देखिए इन सब में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप चाहें तो पहले एक बार ये मान रख लीजिए फिर कॉमन लीजिए तो भी चलेगा। आप 12th क्लास में पढ़ रहे, इतना कॉमन सेंस होना चाहिए, जो सेम चीज होती है वो हम कॉमन ले सकते हैं। तो ये और ये, यानी कि इन तीनों में ये चीज कॉमन है तो ये चीज मैंने बाहर लिख दी, और साथ में कौन कॉमन है इन सब में, Q0, तो Q0 भी मैंने क्या लिख दिया है, बाहर लिख दिया है। अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बचा Q1 अपॉन मॉड में बचा ये और कैप में बचा ये रहा। इसी प्रकार से यहाँ क्या बचेगा, Q2 मॉड में बचेगा R02 वेक्टर का स्क्वायर और कैप में बचेगा R02 कैप। इसी प्रकार से हम 3 का लिखना चाहते तो 3 लिख सकते हैं, डॉट डॉट करके हम n का लिख देंगे तो n का क्या बचेगा, Qn बच गया और नीचे क्या बचेगा, मॉड में R0n का स्क्वायर ऐसे, और यहाँ पे भी लग जाएगा कैप। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई कि हमने क्या किया है, हमने इनको वापस लिखा है कॉमन लेकर। तो कॉमन हमने लिख लिया है यहाँ पर। अभी भी किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो सिंपल सा आपने यहाँ तक काम किया। अब इसके आगे क्या कर सकते हैं, इसके आगे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। चलिए ये 2 लाइन्स क्लियर कर देते हैं। तो अब इस स्टेप को मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं यहां लिख रहा हूं, देखिएगा ठीक ढंग से कि F0 वेक्टर इज इक्वल टू Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट लिखा है, सिग्मा, सिग्मा क्यों लिखा है, क्योंकि ये योगफल है। अब देखिएगा मैं लिख सकता हूं QI R0I, ये कैप लगा दिया, नीचे हमने लिख दिया मॉड में R0I, ये लिख दिया स्क्वायर, और यहां पर हम लिखेंगे I बराबर 1 से लेकर n तक, 1 से लेकर n तक। तो ये अध्यारोपण सिद्धांत के द्वारा आपके पास फॉर्मूला आ गया है। तो ये चीज हमने क्यों लिखी है, देखिएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 से लेकर n तक जा रहा है, तो यहाँ पर I लिख दिया। I का मान कहां से कहां तक है, 1 से लेकर n तक। ये चीज कॉमन थी तो कॉमन हमने बाहर रखी, ये चीज को हमने लिख दिया सिग्मा लगाकर। सिग्मा क्यों लगाया है, क्योंकि जब भी योगफल आता है तो हम सिग्मा लगाते हैं। ये हमने 10th क्लास में भी पढ़ रखा होगा, अगर आपने माध्य पढ़ा है तो माध्य में पढ़ा था ना आपने कि x1 प्लस x2 प्लस x3, तो वहां पर हम इसको क्या लिखते थे, सिग्मा x लिखते थे। क्या लिखते थे, सिग्मा x। और यहाँ पर अगर ये 1 2 3 n तक है तो यहाँ पर I लगाते थे और I बराबर यहाँ पे लिखते थे 1 से लेकर n तक। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इस चीज को यहाँ लिखा है ऐसे। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो याद रखिएगा आप। तो ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशन एग्जाम में आ सकता है। तो अध्यारोपण सिद्धांत में आपको सिंपल सा पहले आपको पता होना चाहिए कि कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण क्या है।
अगर आपने वो नहीं समझा है तो यहां पर आपको थोड़ी डिफिकल्टी आ सकती है। तो पहले आप कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण जरूर देखें, उसके बाद में ये देखेंगे तो आपको ये बहुत ही इजी दिखेगा। आपको ये अभी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं आपकी समस्या का समाधान जरूर करूंगा।